आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ नक्सलिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं ये लेक्चर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दोस्तों इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। टॉप माओइस्ट लीडर शंकर और क्या नाम, लतिका कुछ ऐसे करके नाम था, जिनके ऊपर 50 लाख का इनाम था, दे आर किल्ड। अभी ये तो 2 दिन पहले 29 लोग मारे गए हैं। टोटल अगर अभी तक बात करें तो 80 नक्सल्स मारे गए हैं, 125 को अरेस्ट किया गया है, 150 ने सरेंडर किया गया है पिछले 4 महीनों में। तो आप ये समझिए कि बहुत बुरी हालत है दोस्तों। 80 नक्सल्स, 125 और 150, यानी कि अगर आप टोटल आंकड़ा मिला दो, ठीक है ना, मतलब अगर आप सब कुछ कंबाइन कर दो तो 350 के करीब नक्सल्स जो हैं, जो इनकी टॉप लीडरशिप है, उनको खत्म किया गया है। छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि इस समय नक्सल की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, स्पेशली सदर्न पार्ट में। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ, बिहार से टूटकर झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में। तो बात यह है कि जो ये स्टेट है, यहां पे नक्सलाइट प्रॉब्लम अच्छी खासी थी, बहुत ज्यादा थी। ठीक है ना, तो दिक्कतें काफी ज्यादा थी। 29 अल्ट्रास को मार दिया गया। लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है वो इस समय 52% से घटा है। नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो 69% हमको देखने को मिली है। जहां 2014-2023 में 1868 थी, वही अभी इस समय 6035 हो गए पिछले 10 सालों में। यूनियन होम मिनिस्ट्री का डेटा है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा नक्सल का इतिहास बताना चाहता हूं, नक्सलाइट का इतिहास बताना चाहता हूं। ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत ही ज्यादा, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, कोंडागा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, कंकेड़ हो गया, यहां पे नक्सल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। शुरुआत कहां से होती है? चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। तो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, मजा आएगी लेकिन आपको। कार्ल मार्क्स, आपने इनको पढ़ा है? मैंने बहुत पढ़ा है इनको, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा। जब पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म छाया हुआ था, ठीक है, पूरी दुनिया में पूंजीपति अपनी जेबें भर रहे थे, लेबर्स की बहुत बुरी हालत थी, तब कार्ल मार्क्स आते हैं। और कार्ल मार्क्स ने बोला कि ऑल द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये निकालते हैं अपना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, पूंजीपति अपनी जेबें भर रहे हैं, तुमको दे क्या रहे हैं? तो 3 स्टेप सोल्यूशन है। स्टेप 1 जागो, स्टेप 2 हथियार उठाओ, स्टेप 3 क्रांति कर दो। तो यहां पे क्रांति की बात की गई थी यहां पे, हालांकि इसमें ब्लड की कोई बात नहीं की गई थी, ब्लडलेस रेवोल्यूशन की बात की गई थी। लेकिन कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया के लेबर से यह अपील की कि कैपिटलिज्म तुमको बर्बाद कर देगा। अब कार्ल मार्क्स तो मर गए 1880s में, लेकिन ये जो इनकी फिलॉसफी थी, ये पूरी दुनिया में फैल गई। सबसे बड़ी बात, रशिया में लेनिन ने जब इसको पढ़ा तो लेनिन ने एक पूरा मूवमेंट चालू किया कि यही जो अमीर लोग हैं, ये जो राजा महाराजा, जो जार हैं, ठीक है ना, ये जो जार हैं, इसने पूरी सत्ता पे कब्जा किया हुआ है। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है 1914 में। डिस्पाइट रशिया बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आ जाता है, लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया लेनिन को सपोर्ट कर रही थी। देखिए, एक आप सिंपल सा कंसेप्ट समझिए, अगर लोग परेशान है ना, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई हमारी परेशानी से हमको मुक्त कर दो, और जो भी मुक्त करेगा हम उसी का साथ देंगे। मैं आपको कई बार बोलता हूं, डिक्टेटरशिप से, डेमोक्रेसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि लोग कितना खुश है। लोग अगर खुश हैं तो वो कहेंगे हमको खुश रखो, हमको कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम उसी का साथ देंगे जो हमको खुश रख सकता है। तो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला, रशिया में रेवोल्यूशन आ गया। लेनिन ट्रेन से आए, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ट्रेन से एंट्री मारी, गजब स्पीच दी, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि रशिया जो है वो पहला, सोवियत जो है वो पहला कम्युनिस्ट देश बन गया। 4 साल बाद चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, और इसके बाद 26 साल बाद, मतलब 28 साल बाद चाइना में रेवोल्यूशन आ गया 1949 में। इसी दौरान पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग भारत, एम एन रॉय जो है, बहुत सारे लोग कम्युनिज्म को फैला रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, सोशलिज्म से ही कम्युनिज्म निकला है, ठीक है ना। सोशलिज्म और कम्युनिज्म भाई भाई हैं, लेकिन बस थोड़े सा विवाद है उन दोनों में, आप ऐसा समझ सकते हो। और कैपिटलिज्म दुश्मन है दोनों का ही। तो अब क्या है कि 1949 में चाइना में भी अमेरिका के हाथ पांव फूल गए, कह लगा कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। क्यूबा में कम्युनिज्म आ गया, अमेरिका के बगल का देश। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? भारत में क्या चल रहा था,
भारत में, आंध्र प्रदेश में 1948 में, इधर चाइना में सिविल वॉर चल रहा है 1948 में, और सोवियत पूरी दुनिया में सपोर्ट कर रहा था, पूरी दुनिया को, जहां पे भी तुम कम्युनिज्म लाना चाहते हो हम तुमको सपोर्ट करेंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। तो भारत में, आंध्र प्रदेश में तेभाग का रीजन था, वहां पे लैंड लॉर्ड्स के प्रति एक पूरा मूवमेंट चलाया गया कि इनके पास जमीन है, और ये वॉयलेंट था, ठीक है ना। अब इसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, कम्युनिज्म धीमे धीमे डेवलप होता है, लेकिन बंगाल में सबसे बड़ा हमको रोल देखने को मिलता है, स्पेशली 1964 में। 1967 नक्सलवादी एक गांव, वहां पे एक किसान को एक लैंडलॉर्ड ने बहुत मारा। चारू मजुमदार है, ये नाम याद रखिएगा, चारू मजुमदार और कानू सान्याल। उन्होंने कहा बहुत हुआ सम्मान। इधर कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा है, कहां पे? चाइना में। माओ जेडोंग कल्चरल रेवोल्यूशन चलाए हुए हैं, और इधर चारू मजुमदार ने बोला यही रेवोल्यूशन हम भारत में चलाएंगे। सीपीआई मार्क्सिस्ट का जन्म होता है, ठीक है। चारू मजुमदार ने बोला जितने भी लैंडलॉर्ड हैं जो गरीबों को सता रहे हैं, इन सबको मारो, और एक पूरा मूवमेंट चला गया 1964 से 1969 तक। इन 5 सालों में ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां पे नक्सलवाद की विचारधारा ना हो या उसके लोग ना हो। यह पूरे भारत में फैल गया। क्यों? क्योंकि लोग उस समय परेशान थे, गरीबी से परेशान थे, लैंडलॉर्ड्स जमीनें थी उनसे परेशान थे, डेट ट्रैप था, बैंक्स थे नहीं। 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ ना, बैंक सरकारी हुए, वरना उससे पहले गरीब बैंक की तरफ, बैंक जाना तो छोड़ दीजिए, बैंक की तरफ देख भी नहीं सकता था। तो 1969 में इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया बैंक को, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले एक पूरा मूवमेंट चला, गरीब। अब ये अगर बैंक नहीं है तो कहां से कर्ज लेंगे? यही जमींदारों से। और जमींदार क्या करते थे? कर्ज नहीं चुका पा रहे तो सबको गुलाम बना लेते थे, आओ बेटा गुलामी करो। तो अब ये नक्सलवाद जो है वो हर जगह फैल गया, और भारत के हाथ पांव फूल गए। इसी दौरान सीपीआई ने इलेक्शन लड़ा, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। 1977 में बंगाल में इलेक्शन हुए, 2011 तक सीपीआई मार्क्सिस्ट रही थी। ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे थे, है ना। यह चीज हुई। तो चारू मजुमदार ने यह मूवमेंट जो है वो लगातार चलाया, और यह मूवमेंट ऐसा था दोस्तों कि आप विश्वास नहीं करोगे, इंटेलेक्चुअल जुड़ गए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी गई, इंटेलेक्चुअल से जुड़ना शुरू हो गए, राइटर्स हो गए, प्रोफेसर हो गए, सब कुछ। लेकिन फिर चारू मजुमदार बहुत हिंसक हो गए थे। उन्होंने बोला था कि जो भी तुम्हारा एनिमी है उसको खत्म कर दो। 1970s में कोई भी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर तुमको सताया है, तुम गरीब हो, उनको मार दो। और ये चाइना से पूरा प्रेरित था, कल्चरल रेवोल्यूशन जो चाइना। तो अब इसमें हिंसा शुरू हो गई। लेकिन उस समय आपको याद होगा 1971, याद क्या होगा, इंडो बांग्लादेश वॉर चल रही थी, तो सेना भी थी, पुलिस भी थी। तो पुलिस ने बोला बहुत हुआ, ये तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस ने सबको पकड़ना शुरू किया, और उसके बाद सबको टॉर्चर किया गया। 20,000 से ज्यादा नक्सल्स मारे गए, डिसअपियर हो गए। चारू मजुमदार को पुलिस, उस समय सोमेंद्र मिश्रा का जो घर था, एमएलए थे, तो उनका घर एक टॉर्चर सेंटर बन गया था। बहुत टॉर्चर किया गया, चारू मजुमदार को काफी मारा गया, टॉर्चर किया गया। चारू मजुमदार की डेथ हो गई। अब जब चारू मजुमदार की डेथ हुई तो फिर पार्टी बिखरने लगी, ठीक है, और ग्रुप स्प्लिट हो गया। फिर सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बन गए। लेकिन 1980s से लेकर 1990s तक एक नया दौर शुरू होता है, ठीक है, कंसोलिडेशन होता है। 1970 के बाद, चारू मजुमदार के बाद ग्रुप स्प्लिट हुआ, ग्रुप में प्रॉब्लम आई, और धीमे धीमे एक एक एरिया से नक्सल को खत्म किया गया। लेकिन 1980s के बाद भारत में फिर से इंसर्जेंसी का दौर देखा, स्पेशली पंजाब में। तो जहां पे भी इंसर्जेंसी थी ये पार्ट ले रहे थे। आसाम में प्रॉब्लम, तो स्टूडेंट ग्रुप वहां पे जीत गया। तो एक तरीके से स्टूडेंट ग्रुप बनाया गया, हर तरीके से यहां पे, और एक कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलता है। तो 2004 तक फेज 2 इनका शुरू होता है, पूरा कंसोलिडेशन। अब 2004 तक क्या हुआ कि मूवमेंट पीसफुल था, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। लेकिन 2004 के बाद एकदम से हमले शुरू कर दिए, एकदम से। यहां पे समझिए सलवा जुडूम 2006 में बनाया गया था, धर्मेंद्र सिंह थे, क्या नाम था उनका। सलवा जुडूम ने 15-15 साल के बच्चों को हथियार थमा दिए थे कि जाके मारो नक्सलों को। अब सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था सलवा जुडूम को। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती कि वो आपसी रंजिश निकालते थे, छोटे बच्चों को आप हथियार दे रहे हो। मनमोहन सिंह ने 2006 में बोला था कि सबसे बड़ी थ्रेट इंडिया के लिए इस समय नक्सलवाद है। फिर उसके बाद रेड कॉरिडोर बोला जाता था, जहां जहां नक्सलवाद था, ये झारखंड हो गया, बिहार हो गया,
वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहां सब, छत्तीसगढ़ हो गया, ये पूरा एरिया था, एमपी हो गया, यहां पे फैला हुआ था नक्सल। ये पटरी उखाड़ देते थे, रोड उखाड़ देते थे, छापामार युद्ध बहुत मुश्किल होता था, गोरिल्ला वॉरफेयर। उसके बाद आर्मी ने बोला ऐसी की तैसी, आर्मी ने फिर मारना शुरू किया और धीमे धीमे करके 2004 से लेकर 2014 तक आर्मी ने अपना पूरा, कहते हैं कि अपने कंट्रोल में लिया। यहां पे सीआरपीएफ काम करती है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस, और उन्होंने एक एक करके नक्सलों को खत्म करना शुरू किया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई। अब आप ये देख सकते हैं 1980s में जो दंडकारण्य रीजन है, यही वही दंडकारण्य फॉरेस्ट है हनुमान जी से जहां मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो यही जो रीजन है ये सबसे ज्यादा माओइस्ट एक्टिविटी का हॉटबेड है। स्पेशली अगर देखिए रायपुर में सरकार हमेशा, जो भी सरकार है ना, वो माओइस्ट से लड़ती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना की बात करें, ये जितने भी आपको रीजन देख रहे हैं ना, ठीक है, ये प्रॉब्लम, और यहां ये जंगलों वाला एरिया है तो इनको आसानी रहती है। अभी क्या है 2014 के बाद से, देखिए मैं आपको आखिरी में बताऊंगा सोल्यूशन भी क्या है। 2014 के बाद से ये बहुत ज्यादा और ज्यादा हिंसक हो गया। 2017 में सरकार ने समाधान बनाया कि 12 पॉइंट प्रोग्राम बनाए उन्होंने, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं और हमले जो है वो जारी रहे। अब अभी अगर बात करते हैं बीजेपी सरकार, विष्णु देव साई की जो सरकार है 2023 में, बहुत सारे एक एक करके ऑपरेशन चलाए। अभी सबसे बड़ा ऑपरेशन आज तक 1970s के बाद से अभी तक ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑपरेशन है जिसमें बहुत सारे नक्सलों को मारा गया। बहुत सारे, मतलब 150 से ज्यादा नक्सल ने सरेंडर किया, ये होम मिनिस्ट्री का कहना है। तो अभी 2 दिन पहले 29 नक्सलों को मारा गया। तो एक तरीके से अब सरकार क्लियर है कि अब हम बख्शने वाले नहीं हैं। सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस क्या हैं, आप एक चीज समझिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, स्पेशली झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो रिसोर्स कर्स्ड स्टेट है। रिसोर्स कर्स्ड मतलब समझते हो, जैसे अफ्रीका रिसोर्स कर्स्ड है। अफ्रीका के पास इतने ज्यादा खनिज हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, इतना अमीर है वो। लेकिन वहां पे जहां इतने ज्यादा खनिज है, इतना ज्यादा अगर हो गए खनिज तो आपस में लड़ेंगे वो कि हमारा है हमारा है। यहां पे भी वही बात है, इतना अमीर, मतलब आप ये समझिए बॉक्साइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, टिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एक एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी यहां पे। ठीक है, मतलब समझिए कि एवरीथिंग, जो आप मिनरल का नाम लो, सारी दिक्कतें जो है वो खत्म। लेकिन स्टिल लोग इतने गरीब, लोगों की बैंड बजी हुई है, बहुत बुरी हालत। लोगों के पास ना साफ पानी है, ना रहने को घर है, ना रोड है, कुछ नहीं है। आपने वो मूवी देखी भी जोराम। अब यहां पे सरकार कहती है कि समाधान हम सॉल्व करेंगे। 2 तरीके बात करने के, 2 तरीके डील करेंगे, या तो आप भिड़ जाओ या तो आप बात करो। अब बात करना सही है, समाधान निकालिए, लेकिन कई बार बात करने से भी निष्कर्ष नहीं मिलता। नक्सल चाहते कि गरीबी रहे ताकि लोग सपोर्ट करते रहें। ठीक है, बात करते हैं तब भी कोई सोल्यूशन यहां पे निकलता नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? भिड़ना। अब भिड़ना भी, उसमें लोगों की मौत होती है, उसमें नक्सल मारे जाते हैं। तो बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम है। अभी सरकार है कि मारो सबको। अब यहां पे क्या है कि समाधान में जैसे इन नक्सल को निकाला जाएगा, प्रॉब्लम से निकाला जाएगा। अब जब इनको निकाला जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? ये मेन स्ट्रीम में आएंगे मेन स्ट्रीम में। अब मेन स्ट्रीम में कैसे आएंगे? यहां पे जो सेना है वो इनको हथियार समा के बोलती कि चलो आगे बढ़ो, तुम अच्छे से जानते हो तो तुम अपना चलो। तो जिस चीज से बाहर है उसी चीज में लगा दिया जाता है। नहीं तो कहीं मजदूरी करते हैं, तो गरीबी बहुत ज्यादा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन्हीं 5th शेड्यूल कहता है कि जो ट्राइबल्स है उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, बट यहां पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम यहां पे नक्सल्स की साइड से भी बहुत ज्यादा है। वो मानते ही नहीं, उनके पॉलिटिक्स में ये बैठ रहा है ना कि हम तो मारेंगे। अगर आप उनको डेवलप करने जाओगे तो उसमें भी वो दिक्कत। तो यहां सरकार को एक बहुत ही समझदारी से चीजों को आगे ले जाना पड़ेगा। बट अभी इस समय सरकार एकदम भी माफ करने के मूड में नहीं है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की ऐसी की तैसी कर रही है। यहां पे जो 3 पर्सनल हैं उनको भयानक इंजुरी जो है वो हुई है, यहां पे देखते हैं। और इस समय 2014 से लेकर अभी तक बुरी हालत कर दी हुई है। आप समझिए कि 250 से ज्यादा जो कैंप 2019 में लगाए गए थे यहां पे, वो अभी तक ऑपरेशनल है, ये सिक्योरिटी। और इन्होंने बहुत सारे माओइस्ट एरिया में जो जंगल थे वहां पे कैंप्स लगाने शुरू किए। मतलब एक जगह को जीता और वहां पे क्या तंबू गाड़ दिया। और ऐसे ऐसे धीमे धीमे वो आगे बढ़ते गए। होम मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से लगभग 14,862 से 7,128, मतलब लगभग 50% जो इंसिडेंट है
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में के कम हुए, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं है, अभी भी दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से सरकार को कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए और नक्सल्स को भी समझना चाहिए कि हथियार उठाने में कुछ रखा नहीं है, और अगर बातचीत करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। 72% से 2004 से, मतलब ये 2004 से लेकर 2014 तक डिक्लाइन हुआ। इसमें मनमोहन सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने भी बोला कि भाई अब सेना मारे फिर, क्योंकि बातचीत से कोई कुछ हो नहीं रहा है खास तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। अभी का ऑपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 साल में 5000 पोस्ट ऑफिस जो है 90 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए गए, ठीक है, जहां पे अल्ट्रास प्रेजेंट है। 1298 बैंक ब्रांचेज जो है वो ओपन की गई हैं, बहुत सारे एटीएम से जो है वो लगाए गए, मोबाइल टावर्स 5000 लगाए गए। तो डेवलपमेंट, अब वही बता ना कि इतनी किलोमीटर रोड जो है वो लगाई गई है। भाई वही बात है कि सिंपल झारखंड और छत्तीसगढ़ भी डिजर्व करता है उसको डेवलपमेंट मिले, उसके लोगों को डेवलपमेंट मिले। हालांकि आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस ने, बीजेपी ने एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वही है ना कि यहां की भी सरकार, यहां के लोग को डिजर्व करते हैं उनको डेवलपमेंट मिले, और डेवलपमेंट तभी मिलेगी जब एक सही सोल्यूशन होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल सरकार ने बोला कि अब या तो इस पर या फिर उस पर। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।